यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी का मां शारदा के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। इस विद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे इसी मातृभूमि से जुड़े हुए इसी क्षेत्र के डॉक्टर राकेश जोशी जी वैज्ञानिक हमारे बीच में है। एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरा निवेदन विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से कि वह डॉक्टर राकेश जोशी जी का बैच पहनाकर इस विद्यालय में स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। विद्यालय के कार्यक्रम की परंपरा रही है, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा की स्तुति के साथ किया जाता है। मैं कक्षा 12 की छात्राओं को आमंत्रित करूंगा कि मां सरस्वती की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी कक्षा 12 की छात्राएं। अनार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दानी, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती देन हजाए। आप ये ग्रुप से आप एक प्रार्थना सर को सुनाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच में उपस्थित श्रीमान डॉक्टर राकेश जोशी जी आपको आमंत्रित करूंगा कि हमारे बच्चे आपके विचारों का लाभ ले सके। आदरणीय महोदय। ध्यान तो मेरी अच्छे पहाड़ी में बोलूं पर इतू उन्हें न मके थोड़ा बहुत भले ली तो प्रयास करूँ जरूर। ठीक है, आपको आशीर्वाद दिया कर सकूँ। सबको प्रणाम और नमस्कार है। आज अपने बाल साथियों के शिक्षक विदों के और संस्थान जिसे एक पवित्र आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है, विद्यालय, यहाँ मुझे आपने ये अवसर दिया है और एकत्व फाउंडेशन ने अवसर दिया कि मैं आपके बीच में इनके अनुरोध पर ये कार्यक्रम कर पाया। ऐसा लग रहा था कि मैं इस देवभूमि का एक छोटा सा बच्चा, भले मेरी जन्म पैदाइश दिल्ली शहर में हुई है, बहुत समय पहले से ही
पिताजी माँ उन क्षेत्रों की तरफ उन्हें जाना पड़ा और उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का बहुत ईमानदारी से निर्वाह किया और हम बच्चों को तैयार किया। इन सारे प्रकरण में थोड़ी बहुत जो कुछ समाज बड़ों से मैं ग्रहण कर पाया वो आपके साथ साझा करने में मुझे बड़ा गौरव होगा। पहले तो विद्यालय के आज के हमारे जो कार्यभारी प्रधानाचार्य हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, पूज्य उपाध्याय जी, और इनके सभी साथी। तिवारी जी का तो मुझे नाम पता है, बाकी मेरी बहनें बताएंगी तो मुझे पता लग जाएगा। क्या नाम छा पर बता दिया? सर मेरा नाम रेखा पांडे छू। पांडे। हाँ, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करूँ। अच्छा, क्या पढ़े छा आपने? यहाँ मैं गणित पढ़ूँ। रामनगर क्षेत्र में। अच्छा, चल थोड़ा गणित सीखे जाए मगले। आपको? My name is Jaya. I'm from district Udhamsinagar. My subject is science. चलो विज्ञान सिखा रहा हूँ। जो आपने बताया, हाँ जी जी। मेरा नाम रीता बापू है और मैं सोमेश्वर पेटिशन में इंग्लिश पढ़ती। अच्छा, इंग्लिश पढ़ो। अच्छा, नमस्कार सर, मैं गणेश चंद्र जोशी, मैं चौकोटिया से हूँ और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी प्रोग्राम। वाह, धन्यवाद। का अध्यापक एजुकेशन विषय पढ़ाने पड़ते हैं, विज्ञान का अध्यापक मैं। विज्ञान। नमस्कार सर, मेरा नाम जगदीश चंद्र आर्य है, मैं हल्द्वानी क्षेत्र से हूँ और मैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन करा रहे हैं। अच्छा, इनका मैं थोड़ा परिचय करा देता हूँ। दिल्ली के जो हमारे पुराने मिस्टर दिल्ली रहे हैं, वो सब उनमें से ही इनका नाम रहा है। उनके साथ उन्होंने सिखाया, उनके अखाड़ों में उनके साथ में रहकर शारीरिक श्रम करके अपने आप को मजबूत बनाया है। आज उम्र इनकी इस दराज में आप देख के उम्र का अंदाजा इनकी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये उपस्थित हुए तो स्वास्थ्य संबंधी अनेकों चीजें ये आपको बता सकते हैं। आप अपने सवाल इनसे कर लीजिएगा बाद में। तो फिलहाल मैं पहला तो ये कहूँगा, अपनी जिंदगी को बहुत सरल बनाइए। ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब कुछ हो जाएगा। इसकी नींव जो है वो एक भला सभ्य इंसान है। अपने अंदर दौड़ भाग मत लाइए कभी। दौड़ भाग की आपको जरूरत नहीं है कि मैं एक अंधी दौड़ में आ जाऊं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। प्रकृति ने हमें कुछ प्रदान की हैं शक्तियां। वो शक्तियां अपने आप सही समय पर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं। मेरे अंदर अगर प्रकृति ने कोई गुण वाचन का दिया है तो वो वाचन अपने आप प्रकट हो जाएगा। किसी में नृत्य का दिया है तो वो स्वतः प्रकट होगा। गायन का है वो गायन प्रगटाव होगा। हाँ, उसे वो अपना कैरियर बनाना चाहे, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहे या अपनी मौज में रहे, ये उसका अपना निर्णय भी है। और कुछ मानता हूं कि परिस्थितियां भी होती है। तो सबसे पहले विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। अगर विनय है तो पात्रता आती है। विनय का अर्थ क्या होता है? जैसे नदी को, अब गंगा जी को ही लेते हैं। गंगा जी भी तो एक आम नदी की तरह ही नदी हो देखने में है, पानी उसी में है, लेकिन गंगा जी हम कहते हैं, हमारा भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। तो गंगा जी का उद्गम कहां पर है? जानते हैं आप कहां से गंगा जी निकलती है? कहां पर प्रगटाव है उनका? गौमुख से आती है। तो गौमुख से जो गंगा जी का निकलना है वो कहां पर है? नीचे है कि ऊपर है? आम जी, गौमुख जो है वो ऊंचे स्थल पर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा। नीचे से पानी ऊपर जाएगा। पंपिंग लगी है क्या? हमेशा ऊपर से ही पानी नीचे जाता है। तो गौमुख एक ऊंचे स्थान पर, ऊंची हाइट पर है जहां से पानी निकलता है। और पानी एक बार ऊंचे स्थान से जाए तो उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप नीचे आता है। लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो मेहनत लगती है, प्रयास होता है, पंपिंग करनी पड़ती है।
इसलिए गंगा जी जब गौमुख से प्रकट हुई हैं, उसके बाद वो गंगा सागर तक और जाकर महासागर में विलीन होना उन्होंने है। ठीक है, पूरा उनका रास्ता है, रूट है जो गंगा नदी ने बहना है। अब गंगा जी गंगा क्यों है, यानी नदी नदी क्यों है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका कोई जवाब दीजिए। पानी आ गया लेकिन आप उसे नदी नहीं बोल सकते, खाली पानी को नदी बोल सकते हैं आप? पानी हो जाए एक जगह नदी बोलेंगे उसको? नदी किसको बोलते हैं? जिसमें बहाव है, दिशा है और गति भी है, उसको हम नदी कहते हैं। तो गति और दिशा, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता उसको, गुरुत्वाकर्षण के कारण, बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको अपने आप ही दिशा मिलती है और गति भी मिलती है। यानी जितनी जितनी चट्टान से ऊपर नीचे वो गिरती है, पानी नीचे गिरता है, तो उसका अपने आप बहाव तेज या हल्का उस अनुसार बनता है और उसे दिशा भी अपने आप मिलती जाती है। तो कौन सी चीज उसे प्रभावित करती है? गंगा जी को गंगा जी होने में सबसे पहली चीज क्या जरूरत है? एक गौमुख होना चाहिए, यानी एक उद्गम होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए। सबसे पहली जरूरत बच्चों क्या है? स्रोत। सबसे पहली जरूरत क्या है? स्रोत, सोर्स। सबसे पहली जरूरत गंगा जी का होने का कारण है स्रोत का होना। स्रोत होने के बाद अगर खाली वो स्रोत हो जाए तो पानी खाली फैल जाएगा चारों ओर, वो तो चारों ओर फैलता रहेगा, लेकिन उसे गति, दिशा और सागर की तरफ भी जाना है। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा? उसके लिए दूसरी जरूरत क्या है? दूसरी जरूरत क्या है जिससे दिशा और गति सब मिल जाएगी? दूसरी जरूरत क्या है? ढलान। जैसे जैसे उसे ढलान मिलती चली जाएगी, जिस तरह की ढलान मिलेगी उसी प्रकार उसकी गति भी होगी और उस प्रकार से उसकी दिशा भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो ढलान वो विनम्रता है जो स्रोत होने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि गंगा जी हो सके। हमारे जीवन में भी यही दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज है कि हमारे अंदर ज्ञान का सागर प्रभु ने स्वयमेव दिया है। कैसे? माँ मदालसा बच्चे को पढ़ाते समय लोरी, हमारे देश की शिक्षा में लोरी भी कोई अंटशंट लोरी नहीं है, बड़ी प्यारी लोरी है। क्या कहते हैं? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। क्या कह रही है माँ मदालसा? कि तू तो शुद्ध और बुद्ध पहले ही है, तू आया है इस संसार में, अब अपनी शुद्ध और बुद्धता से इधर उधर लेफ्ट राइट मत होना, तो अपने जो मूल रूप है उसको बनाए रखना। तो इसलिए मेरा पहला आपके से निवेदन ये है कि हमेशा अपने सोर्स यानी स्रोत जो उद्गम है हमारा, उसे कभी नहीं भूलना है। पहली हमारी मातृभूमि है, देश है, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे शिक्षकगण हैं जो हमारी शिक्षा के केंद्र हैं। ये सब क्या है? हमारे सोर्स हैं जिन्होंने हमें दिया है। और उसके बाद हमारी जिंदगी में जितनी जितनी सहजता आती चली जाएगी, सहज होना ही सबसे मुश्किल है, असहज होना बहुत आसान है, सहज होना सबसे मुश्किल काम है। और वो सहजता जितनी जितनी आती चली जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में हर चीज आपको स्वतः प्राप्त होगी एक प्रयास के साथ। और वो प्रयास कौन सा होगा? उस तरह का जिसमें गुरुत्व का आकर्षण होगा। जैसे गुरु का आकर्षण किसके कारण होता है? मां का ममता, पिता का पितृत्व। तो गुरु का क्या होना चाहिए? गुरुत्व होना चाहिए। उसका गुरुत्व का जो आकर्षण है वही उसे गुरु बनाता है। और गुरु में यदि गुरुत्व ना नजर आ रहा हो फिर नहीं चलेगा। तो शिष्य में भी शिष्यत्व होना चाहिए। तो शिष्य कहाँ होता है? भीतर से तैयार होता है। शिष्य में बाहर कुछ नहीं है। तो आपने जो यूनिफॉर्म पहन ली, ये सब पहन लिया, तो बाहर का आवरण है। शिष्य कहाँ है? आपके भीतर शिष्य तैयार है, जो सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है, जानना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो शिक्षक जैसे शिष्य भीतर तैयार होता है, ऐसे ही शिक्षक भी भीतर तैयार होता है। मैं उदाहरण आपको देता हूं। एक डॉक्टर है,
कोई MBBS की डिग्री करता है, फिर MD या MS करके सुपर स्पेशलाइजेशन लेता है, यानी कि वो कोई चिकित्सक बनता है जो जिसने कुछ अध्ययन किया, मनन किया, अभ्यास किया, उसकी गहराई है, उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसने अपनी पढ़ाई, अपनी प्रैक्टिकल, अपना जो भी समय उसने दिया और जो उसकी दृढ़ता थी, उस सब ने उसे डॉक्टर बनाया। अब मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्टर क्या रखता है? सफेद कपड़े पहने हैं, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है और कुछ ना कुछ अच्छे से आवरण देख के पता लगता है डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है? तो डॉक्टर हम उसको कहते हैं जो आवरण से डॉक्टर नजर आता है, क्योंकि अस्पताल की सीट में जो बैठा होगा वही डॉक्टर हम समझेंगे, इलाज करा रहा है। मगर मान लो वो अस्पताल में नहीं है, वो चला गया किसी गांव के क्षेत्र में जहां उसने बनियान पहनी है, लुंगी पहनी है, साधारण अपने घर के जैसे कपड़े होते हैं वैसे डाले। अब ना उसके पास कोई बड़ा स्टेथोस्कोप है, ना देखने के लिए वो कमरे हैं, ना लेबोरेटरी है, ना कुछ। तो क्या वो डॉक्टर है या नहीं है? हाँ या नहीं? क्यों डॉक्टर है? अब तो नहीं है उसके कपड़े वहां, अब तो उसका अस्पताल भी नहीं है वहां पर, अब उसके पास में वो सब औजार भी नहीं है, तो कैसे डॉक्टर है फिर वो? कैसे डॉक्टर है? अंदर से, भीतर से वो डॉक्टर है, क्योंकि जो शिक्षा है, जो भाव है, जो उसने ग्रहण किया है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, बाहर कुछ नहीं है, वो कहां पर है? वो भीतरी चीज है, वो आंतरिक चीज है, वो अंदर की चीज है जो मजबूत बनी है। ऐसे डॉक्टर को अगर अचानक से कोई ऐसा मरीज आ जाता है, मान लो किसी को गोली लगती है, आपने कभी पुरानी पिक्चर कोई देखी हो तो उसमें ना गोली ऐसे चाकू से ऐसे गर्म करा और गर्म करके आग के ऊपर लगाया और थोड़ा सा उसके करके ऐसी हल्की पट्टी बांध दी या कुछ लगा दिया, गोली निकाल दी। तो क्या है? ऑपरेशन तो किया उसमें, शल्य चिकित्सा की ना उसने, एक तरह से काटपीट की है उसने शरीर के किसी भाग में। तो मुझे बताइए, डॉक्टर अगर ऐसी जगह में कोई मरीज आ जाता है, अब उसके पास बेसिक मिनिमम टूल है, टूल समझते हैं, औजार, जैसे पेचकस है, चाकू है, छुरी है, कांटा है, ये सब चीजें औजार है। अब उसके पास बेसिक मिनिमम यानी कम से कम औजार हैं, जैसे कि छुरी है, जैसे कि गर्म करने के लिए कैंची है, कुछ छोटी मोटी चीजें, लेकिन बड़ी चीजें कुछ नहीं है। अस्पताल का वो सिस्टम नहीं है वो सारी। लेकिन कोई ऐसा मरीज आ जाता है जो उतनी सी चीजों की जरूरत उस जिसको है, जिससे उसका काम बढ़ सकता है, उसका इलाज वो कर सकता है कि नहीं? बताइए हाँ या नहीं? सोच के बताओ। कर देगा? छोटा सा वो निकाल देगा गोली? क्यों कर देगा? क्योंकि वो डॉक्टर है और डॉक्टर के भीतर डॉक्टर बैठा है। इसी प्रकार से शिक्षक के भीतर शिक्षक होता है, बाहर कुछ नहीं होता, बाहर तो आवरण होता है, देख के थोड़ी पता लगेगा कौन शिक्षक, वो कौन डॉक्टर है बाहर से नहीं पता लगेगा। उसकी शिक्षा जब प्रगटाव रूप में सामने आती है तभी हम उसे शिक्षक स्वीकार करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर के भीतर डॉक्टर है, शिक्षक के भीतर डॉक्टर है, तो गुरु के भी भीतर ही गुरु होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। और वही उसके गुरुत्व का आकर्षण होता है जो आपको प्रभावित करता है। तो पानी को भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बहना होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सोर्स यानी स्रोत होने के बाद पानी अपने आप सागर की तरफ स्वतः चला जाता है। कोई इंसान प्रयास नहीं करता, उसमें प्रकृति ने गुरुत्वाकर्षण तैयार करके दिया है, उसके द्वारा स्वतः उसे जाना होगा। तो अपनी मंजिल को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे पास स्रोत होना चाहिए। पहली चीज कौन होने चाहिए? स्रोत रूपी गुरु होने चाहिए, स्रोत रूपी माँ बाप का मैं देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, माँ बाप किसी के नहीं भी होते हैं, नहीं रह पाते, किसी उम्र है, शरीर है तो जाता रहता है, तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कह के हमने स्वीकार किया। एक सॉल्यूशन है, सबको दिया गया है कि माँ पिता गुरु देवता सब आप हैं। एक परम शक्ति को ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमने स्वीकार की है। क्यों स्वीकार की? क्योंकि ये है, इसी के द्वारा तो पिता में पिता वाले गुण हैं, माँ में माँ वाले गुण हैं, गुरु में गुरु वाले गुण हैं, तो इसलिए इसे परम पिता कहकर भी इस परम शक्ति को स्वीकार किया। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपने जो भी जरूरी समझते हैं कि मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा अगर आपके पास पहली चीज सोर्स है और दूसरा आपके अंदर गुरुत्व वाला आकर्षण बना हुआ है। अगर वो आकर्षण बना रहा तो अपने आप ही आपको दिशा भी मिलेगी, गति भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी। मैंने इसीलिए कहा भागदौड़ मत कीजिए,
भागदौड़ कौन सी कि नहीं मैं इस पथ से अलग होकर कुछ दौड़ने लगूं। जो आपका नेचुरल स्वभाव है, अगर आप अच्छा गाते हैं तो गायन को आगे बढ़ाइए, अगर आप गणित को अच्छा कह सकते हैं तो गणित में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं तो क्रिकेट में जाइए। कोई भी फील्ड किसी का विरोधी नहीं होता, कोई फील्ड किसी से कम नहीं होता। हर वो फील्ड जिसमें आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं, बस वही समझ लीजिए आपका अपना लक्ष्य है। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर आपसे कहूं, मैं थोड़ा सा चलता रहता हूं बीच बीच में, कि मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि खड़े होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हाथ पांव चलते रहना चाहिए। तो बेटा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, ये सब कुछ आपके पास जिंदगी में अपने आप आएगा। आप जिस योग्य हैं वो अपने आप जिंदगी में आपके द्वार पे आ जाएगा, बशर्ते आपने ये धारण करना है कि मैंने जो कुछ भी स्रोत से लिया है, वो स्रोत से ली हुई वस्तु को अपने गुरुत्व के कारण, गुरुत्व का मतलब क्या है, अपनी विनम्रता है आपकी। इसीलिए विद्या ददातु विनयम, विनय से ही विद्या आती है, और उस नम्रता के कारण हम सीखते हैं। अगर टीचर से अकड़ेंगे, नहीं मैं तो नहीं जानना चाहता, तो हो सकता है पढ़ जाओ, कुछ ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें सिखाए, लेकिन जो विनम्रता से गुरु आपको दे सकता था, उस बात से हम चूक जाते हैं। तो इसलिए अपनी विनम्रता को हमेशा बनाए रखिए, और अपने करियर के लिए आज जिंदगी में पहले केवल डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रकार से 2-4 सरकारी कोई पद ले लिया या कहा कि बस यही हमारे पास काफी है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, और ऐसा क्यों, आप स्वयं कर सकते हैं। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे जरा सा वो कहीं से कुछ करते हैं और आपस में 12वीं के साथ ही तय कर लेते हैं, ये तू ऐसी मोटर बनाइयो, मैं इसके ऊपर ये चक्का लगा दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा। मिल के छोटा छोटा काम करते हुए उसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्टअप्स। मतलब वो आइडिया पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, आपने आइडिया दिया है। तो आइडिया तो सबके पास होता है ना बेटा, सबके पास होता है। जो जो आपने सोचा वो अपना आपने सोचा है। तो अपने करियर को आप केवल डॉक्टर, इंजीनियर या जो कन्वेंशनल सिस्टम है वहां तक रोके रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी योग्यता अनुसार अपनी स्किल को जितनी जल्दी पहचान सके कि मेरे अंदर प्रभु ने ये गुण दिया है, अपनी क्षमता को पहचानना बेटा बहुत बहुत जरूरी है। अभी मुझे वैज्ञानिक कहा, बताया गया कि मैं एक विज्ञान का छोटा सा छात्र हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस विज्ञान के अंदर कक्षा 11वीं या उससे पहले कुछ ऐसा था कि मैं भौतिक विज्ञान से ही पीएचडी है मेरी, और कुछ पोस्ट डॉक्टरल वर्क किया उसके ऊपर, तो मुझे समझ ही नहीं आता ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं समझ आता। ऐसा लगता था कि मेरे बस का ये है ही नहीं। लेकिन भीतर से चूंकि वो प्रभु ने डाला हुआ था, अंदर था वो अपने आप जागा। कुछ ऐसा आया कि जिस विषय में अचानक से मैं समझता था कि मुझे आता ही कुछ नहीं है, मैंने करा ही कुछ नहीं, आज उसी के कारण मेरे जीवन की जीविका बनने लग गई। यानी कि मेरे जीवन का पूरा व्यवहार एक वैज्ञानिक के अनुसार जो भी उसके साथ योग्य चीजें जुड़ी होती है वो अपने आप आने लग गई। मुझे नहीं पता कहां से आई। तो आप सब में अपनी अपनी क्षमताएं हैं बेटा, अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि मेरे अंदर वो क्या चीज है जो मुझे एक अच्छा इंसान के अलावा कोई खास तरह का गुण देती है। अगर आप अच्छा गा सकते हैं, गायकी की लाइन को आगे बढ़ाइए। नृत्य कर सकते हैं, नृत्य को आगे बढ़ाइए। आप में कोई स्किल है, स्किल को आगे बढ़ाइए। और इसमें सरकार भी मदद करती है, इसमें अन्य संस्थान है वो भी मदद करते हैं, और विश्व संगठन भी मदद करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं तो एक छोटे से स्थान में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, कौन मुझे जानता है, कौन मेरे बारे में जानेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। इस समय आप जो बैठे हैं, तकनीकी के द्वारा पूरे विश्व के लोग आपको देख रहे हैं। ये जगह जगह कार्यक्रम, आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन सब आपको देख पा रहे हैं कि बच्चे कितने ध्यान से, इनके शिक्षक कैसे बैठे हैं, कितने ही देशों में संदेश ये जा रहा है। मैंने उन सबको कहा चलो बच्चों के साथ बैठते हैं, मैं बैठा हूं, आप भी आ जाओ। कितने ही लोग साथ में आके सम्मिलित हुए हैं।
आप ये मत सोचिए इस कमरे में जितने हम बैठे हैं उतने ही बैठे हैं, अनेकों लोग आपको देख रहे हैं। तो बेटा मुझे ये कहना है, संस्थान मदद करेंगे, एकत्व फाउंडेशन इस प्रकार से कई तरह के कार्य करता है। उसकी एक वेबसाइट है www.ekattvafoundation.org, आप उसमें जाके थोड़ा सा देख लेना, अगर आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हो तो। अगर नहीं करते तो भी घबराने की जरूरत है। एक बढ़िया सा अच्छा सा इंसान जो चैन की नींद सोता हो लेकिन आलसी ना हो। आलस के सोने वाले की मैं बात नहीं करता, ऐसा नहीं हो उठाई नहीं जा रहा, नहीं यार करना ना, उल्लिशा पट्टे जाए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पढ़ी जाओ क्या बस पढ़े ही हैं, ऐसा नहीं। अपना काम, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाना, उसका निर्वाह करना, और उसके साथ साथ सत्य के संदेश को पकड़ना। देखो हमारे शास्त्रों ने और वेदों ने हमें क्या तरीका क्या दिया है, असतो वा सदगमया, असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। तो पहले तो मुझे असत्य का ज्ञान होना चाहिए ना, और फिर सत्य भी पता होना चाहिए क्या है, तभी तो असत्य से सत्य पर जा पाऊंगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। तो अगर मुझे एक असत्य से दूसरे असत्य की ही यात्रा करनी है तो ये कौन सी समझदारी है समझदारी? तो एक असत्य से दूसरे असत्य पर नहीं जाने की जरूरत। इसलिए संसार की भागदौड़ में आप परेशान मत होइए कि वो तो बड़े चैन से, बड़ी ठाठ से और गाड़ियों में घूमता है और ये करता है और वो करता है। नो, वो जो करता है वो उसके साथ है। जो मैं करता हूं, जो प्रभु ने, जो नेचर ने मुझे दिया है, वो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए, उसको आगे करते हुए अपने आप को जितना तक जा सकता हूं उतना तक जाता हूं, और जितना नहीं भी जा सकता तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम खा के बढ़िया से सो तो जाऊंगा, शांति की नींद तो लूंगा, किसी का मार के, किसी का कोई हक लेके परेशान तो नहीं होने वाला। तो इस तरह से अपने आप को, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो अगर आप कृषि भूमि पर कार्य करने वाले किसान हैं, आप घर की कोई महिला है जिसने काम, मुझे कई बार ना महिलाएं कहती हैं, कोई मिलते हैं बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बस घर का ही करती हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं करते हो, वो कुछ नहीं है, आप निर्माण करते हैं, आप लोगों को काम करने की स्वतंत्रता देते हैं कि वो कर पाए, तो आप लगे हैं, तो आप केंद्रित हैं उनके प्रति, तो वो कर पा रहे हैं। नाउ इट इज समथिंग ट्रेमेंडस। तो अपने योगदान को बेटा कभी भी छोटा नहीं मानना है। तिल फूल बराबर जितना भी हमसे योगदान हो जाए उसे हम स्वीकार करें। आज मैं 2-3 चीजें आपसे और छोटी छोटी कहूंगा। पहली बात, कोई मुझे कुछ कहता है तो विज्ञान का एक नियम है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये तो होना ही है, हम कुछ उसमें नहीं कर सकते क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। लेकिन आप एक चीज बताओ, क्रिया अगर कहीं मान लो कोई दूसरा इंसान हमारे ऊपर कर दे, कोई हमारा विरोध कर दे, कोई हमें बुरा कह दे, कोई ऐसी बात कर दे, तो वो क्रिया के ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसने तो कर दी क्योंकि एक्शन उसके ऊपर निर्भर है, एक्शन मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, वहां से एक्शन मेरे ऊपर आया है। लेकिन मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये दिया है, न्यूटन साहब ने दिया है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसको आप अध्यात्म में ले लीजिए, निजी जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में ले लीजिए, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं? एवरी एक्शन मे नॉट हैव, नीड नॉट हैव, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल या ऑपोजिट, इट शुड बी हैव अ रीजनेबल, बैलेंस्ड एंड नॉट नीड टू बी ऑपोजिट रिएक्शन। इट कैन नीड नॉट बी ऑपोजिट। क्या क्या हो सकता है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नहीं, उसने मुझे इतनी तेजी से मारा, मैं उतनी तेजी से, नो, मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या करना है? अपने रिएक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। सो इट नीड नॉट बी इक्वल, इट शुड बी रीजनेबल। जो रीजनेबल है, जो सही मुझे लगता है, मैं वो रिएक्शन और अपने समय पे दे सकता हूं, और वो रिएक्शन कोई प्रतिक्रिया
या ऑपोजिट या दूसरी दिशा में होगा ये जरूरी नहीं है। मैं सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में भी अपने रिएक्शन को, अपनी प्रतिक्रिया को दे सकता हूं। ये अधिकार मेरे पास है, और अगर मैंने इस अधिकार का प्रयोग किया तो बेटा आप एक वाकई एक बहुत मजबूत इंसान बनते हैं। मजबूती किस चीज में होती है? ये पुल चले जब, ठीक है, गाड़ वगैरह पार करे जब तो पुल में, ठीक है, पुल मजबूत हुआ या गाड़ी मजबूत हुई? गाड़ी जा रही है उसके ऊपर से तो पुल ऐसे धचक जाता है, ऐसे हिलता है, लहराता है कि नहीं लहराता? पुल लहराता है किसके? गाड़ी के आने से। तो हमें को लगता है मजबूत कौन है? गाड़ी मजबूत है कि पुल मजबूत है? क्यों? अगर पुल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे रहेगी? चलो गाड़ी तो चली गई, मेरा मतलब हिला तो गई ना पुल को, तो ज्यादा मजबूत कौन हुआ? गाड़ी तो निकल गई, पुल अपनी जगह पे बना रहा। पुल ने क्या किया? थोड़ी सी धचक ले ली, थोड़ा सा रिएक्ट हल्का सा कर लिया, लेकिन ऐसे ऐसे वेग में नहीं आया। उसके ऊपर से टैंक भी निकल गया, ट्रक भी निकल गया, लेकिन थोड़ी सी धचकी ले ली, फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जब हम इलास्टिसिटी के द्वारा, यानी कि किसी ने हमें कोई क्रिया की, हम थोड़ा सा विचलित जरूर होते हैं, लेकिन पुनः अपनी जगह पर कितनी जल्दी वापस आ सकते हैं, वो रिएक्शन टाइम हमारी इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। हम कितने इलास्टिक हैं, यानी कितनी जल्दी वापस अपनी मजबूत जगह पर आ जाते हैं। और यही इलास्टिसिटी एक इंसान को मजबूत बनाती है। चाहे आध्यात्म में है, आध्यात्म में भी हम कोई भी काम करते हैं, थोड़ी देर में विचलित हो जाते हैं। मैंने तो इतना भक्ति की, मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे तो वो मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए। नहीं, भक्ति आपने इसलिए नहीं की कि आपको कुछ मिले, भक्ति आपने इसलिए की कि आप भीतर से मजबूत हो। तो भीतर की मजबूती आए, जैसे डॉक्टर के भीतर डॉक्टर है, शिक्षक के भीतर शिक्षक है, गुरु के भीतर गुरु है, तो शिष्य के भी भीतर ही शिष्य है। अपने उस शिष्य को, अपने उस गुरु को, अपने उस डॉक्टर को, अपने उस शिक्षक को पहले भीतर तैयार कर लीजिए। अपने रिएक्शन टाइम को मजबूत कीजिए कि मैंने किसी की क्रिया के साथ अपनी प्रतिक्रिया इक्वल एंड ऑपोजिट देने की जरूरत नहीं है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इट हैज टू बी बैलेंस्ड, रीजनेबल एंड नीड नॉट बी ऑपोजिट, नीड नॉट बी ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो उसने मुझे कहा अरे तुम यार ये काम नहीं करते, तो मुझे तो लगा है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। दूसरा तरीका क्या है? नहीं, मैं ठीक से करने की कोशिश करता हूं, अभी इसको ठीक करके अपने कर्म से जवाब देता हूं। मैंने अपना कर्म किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, जवाब अपने आप उस तक पहुंचता है। तो आपने अपनी जिंदगी को एक मजबूत इंसान की तरह बनाना है, अपनी इलास्टिसिटी को मजबूत करना है। किसी के रिएक्शन को, एक्शन को रिएक्शन हम तुरंत करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो आपका नेचुरल है, जो आपके अंदर है, प्रतिभा आपके अंदर है, वो अपने आप आपके द्वार पर स्वयं चलकर आएगी। आपको भागने की जरूरत नहीं। अंधी दौड़ में मत जाइए कि नहीं मुझे तो आज ही करोड़पति बन जाना। ये बहुत बड़ी चीज समाज में आने लगी है। हर आदमी दौड़ रहा है कि मैं आज ही करोड़पति बनता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। प्रयास करो। आप अपने स्किल को डेवलप स्वयं कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं। अभी से 8वीं में हो, 10वीं में हो, छोटा छोटा कोई आइडिया लगाओ कि अगर मैंने ये चीज अप्लाई की क्लासरूम में, इसको मैं अगर करूंगा तो यार हम 4 लोग मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि ये वाला काम कर सकते हैं। चलो फंडिंग की बात आई है, फंडिंग कौन करेगा? कोशिश करते हैं कितना फंड, कितना बजट उस चीज का होता है, पहले उसको निकालते हैं आराम से। खुद बनिए गणितज्ञ अपना, खुद बनिए वैज्ञानिक अपना, उस चीज को तैयार कीजिए। और तैयार करने के बाद एक समय आएगा, आप देखेंगे नेचर आपको सपोर्ट करने लगेगा। वो लोग आपके पास भेजेंगे जो आपके स्किल को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। सरकारें भी करेंगी, व्यक्ति भी करेंगे, समाज भी करेंगे, क्योंकि आप समाज का अभिन्न अंग है। तो आपको समाज क्यों नहीं देगा? तो इसलिए हमें अपनी क्षमता अनुसार मैक्सिमम करने का प्रयास जरूर करना है, लेकिन विचलित नहीं होना है। विचलित बिल्कुल नहीं होना है। कोई अगर एक क्लास के अंदर मानो को भी, वैसे तो फेल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस लायक नहीं है। फेल होने का मतलब ये है कि उसने अपनी क्षमता का अभी प्रयोग नहीं किया है। जिस दिन प्रयोग करेगा, हो सकता है इस फील्ड में ना करे, वो दूसरे में कर दे, वो जरूरी थोड़ी है। मेहनत करते किसान बन के अपने क्षेत्र में कार्य करने लगे। तो आप ये भी मत देखिए कि पहाड़ में हमारे बहुत कम वो लिमिटेड चांस है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी हैं
आप यहाँ टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं कि कैसे और लोग छोटे छोटे बच्चे देश के अनेकों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। मुझे केवल डॉक्टर, इंजीनियर या वही बन के निर्भर रहना, क्योंकि बेटा सीट तो लिमिटेड है ना, तो उसमें क्यों हम भगदड़ी करें? जहां मैदान खाली है वहां क्यों ना काम करें? क्या ख्याल है? जहां मैदान भरा हुआ है, सारे लोग भर रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं, उसमें फिर हम परेशान होने लगते हैं, ना मुझे मिला। नहीं, मैं अपना फील्ड स्वयं क्रिएट कर सकता हूँ। विधाता ने मुझे क्रिएटर भी बनाया है, मुझे रचनात्मक रूप भी दिया है, रचनाकार भी बनाया है। मैं अपनी रचना का इस्तेमाल करूंगा स्वयं को निर्माण करने में, स्वयं को मजबूत करने में। तो इस तरीके से बेटा निर्भर नहीं होना, अपनी क्षमताओं को पहचान के अपने अनुसार कार्य करना है, सत्यनिष्ठ रहना है। एक चीज आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। एक फाउंडेशन का एक मैसेज है सबके लिए, पढ़ो इसको, शिक्षक भी पढ़े चला। जिंदगी में एक प्रण अपने आप से जरूर करो, मैं जीत के लिए बाध्य नहीं हूं। जीत क्या होती है? छोटी छोटी जीत। अभी उसको हराता हूं, उसने मुझे ये कह दिया, अभी इसको बताता हूं। मैं पिताजी ने डांटा, अभी देखता हूं मैं, आज नहीं जाता घर को, आज ऐसा हो गया, चलो मैं देखता हूं ऐसा होना। ये छोटी छोटी जीत होती है। कोई सास बहू की जीत हो रही है, कोई माता पिता की बीच की बात हो रही ना, छोटी छोटी जीत को कि क्या हो गया। तो मैं बार बार छोटी छोटी जीत जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं। ये भी एक तरह का नशा होता है, ये भी एक तरह का, मतलब किसी ने मुझे प्रभावित इतना कर दिया कि मुझे जीतना ही है। किसने कहा आपको जीतना है हर आर्गुमेंट को? कोई जरूरी नहीं है। आप हर विवाद को जीतो, ये जरूरी नहीं है। विवाद में न पड़ना आपकी जीत है बेटा। विवाद जीते आप ये जरूरी नहीं है। विवाद में न पड़ना, विवाद में लिप्त ना होना ही आपकी जीत है। लेकिन अगर कभी सामने आ ही गया तो उसे मजबूत इंसान की तरह, पुल की तरह ले लो। जैसे गाड़ी आपके ऊपर से गुजरी, गाड़ी ने तो हिला दिया पुल को थोड़ी देर के लिए, लेकिन पुल हिलकर पुनः अपनी जगह में जल्दी से जल्दी वापस आ गया। उसकी इलास्टिसिटी है, तो मजबूत कौन हो गया? पुल मजबूत हुआ, गाड़ी से ज्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि उसने अपने स्थान को नहीं छोड़ा। गाड़ी तो चली गई उस जगह से, लेकिन पुल अपनी जगह पर बना रहा, तो इसलिए पुल मजबूत है। तो अपने लिए क्या, अपने ये एक संकल्प लेना होता है बेटा, मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं। छोटी छोटी जीत पे मत जाइए। मैं सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं सत्य पर बना रहूंगा। सत्य क्या है? सत्य है अपने आप की अनुभूति, अपनी क्षमता को जानना, अपने बारे में जानना और अपना आत्म दर्शन करना, जिसको आत्मबोध कहते हैं कि मैं कौन हूं। तो अपने आत्मबोध को प्राप्त कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कीजिए, दैट हु एम आई, मैं कौन हूं। इसे जानना सबसे बड़ी जीत है। और ये जीत चाहे आप अध्यात्म में ले लीजिए, समाज में ले लीजिए, व्यक्तिगत क्षेत्र में ले लीजिए। मैं कौन हूं का जवाब अगर आपके पास है, हु एम आई, तो कठोपनिषद के उस वाक्य पर भी आप खड़े हो जाते हैं, को अहम, मैं कौन हूं, जिसका जवाब पूरा उपनिषद पढ़ने के बाद दिया जाता है, सो हम, मैं वही हूं। मैंने अपनी क्षमता को पहचाना। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए ये दूसरा मैसेज बहुत हेल्पफुल है, ध्यान से पढ़ो बेटा। इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। ज्ञान सूचना से अलग है। संसार में बहुत डेटा पड़ा है, सारी चीजें सूचना नहीं है। जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन हो, जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज भी हो। तो इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। ज्ञान सूचना से हमेशा अलग होता है। और नॉलेज जो होती है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान तो एक अलग चीज है, विवेक उससे ऊपर होता है। विवेक क्या होता है? ये देख लेना, ज्ञान दो चीजों को अलग करता है। जैसे कि कूड़ा करकट से साफ आटे को अलग करना छन्नी के द्वारा, ये ज्ञान है। ज्ञान हमें पता है कि छनन है, कर लिया हमने, तो साफ आटा अलग और कूड़ा करकट अलग निकल जाएगा, रोटी हम बनाएंगे। लेकिन अब अलग तो हो गया, लेकिन फिर अगर रोटी कूड़े करकट की बनाओगे तो क्या होगा? सुपाच्य होगा वो? नहीं। तो इसलिए वही विवेक है कि छनन के बाद मेरा चयन क्या है, छनने के बाद मैंने लिया क्या है। अगर मुझे पता है ये संसार नाशवान है, मिथ्या है, मैं कहता हूं, तो मुझे जो फिर नित्य रहने वाला है उसके साथ जुड़ना है ना। वो मेरा मूल स्वरूप ब्रह्म है, वो मैं स्वयं हूं। मुझे अपनी प्राप्ति करनी है, इस सत्य को मैंने जानना है, तो वो मेरा विवेक है।
तो इसलिए विवेक ज्ञान से भी अलग होता है और बोध जो होता है वो विवेक से अलग होता है। रियलाइजेशन जो है वो विजडम से भी अलग होती है। बोध का एक अलग अर्थ है। बोध का अर्थ ये होता है जब आप कोई प्रयास नहीं करते, अपनी तरफ से मन और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो एक ईमानदारी है भीतर की, वो आपकी प्रार्थना के रूप में स्वीकार ईश्वर करता है। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये सर्वत्र व्यापक सत्ता करती है। तो बोध कोई मन और बुद्धि का विषय नहीं है, ये आत्मिक विषय है। इसीलिए यहां पर लिखा है, सब बोलो, ज्ञान सूचना से अलग है, विवेक ज्ञान से अलग है और बोध विवेक से अलग है। अगर किसी को ये बात समझ में आती है तो वो खाली इंफॉर्मेशन में नहीं फंसता। तो जब हम ये जीवन में धारण करते हैं तो हम एक अच्छे सहज इंसान स्वतः बनते हैं। राष्ट्र के लिए भी काम आते हैं, अपने लिए भी काम आते हैं और माँ बाप के लिए तो जरूर हमने सोचना है, क्योंकि हमारा वो स्रोत है। शिक्षकों ने हमें प्यार दिया, इनका योगदान है। ये भी तो स्टूडेंट थे कभी, है ना? मार मार खाई होगी उन्होंने भी, कभी खाई होगी कि नहीं? कभी कभी लिया होगा, कभी कभी उनको भी बुरा लगा होगा कि मैं यार इसमें फेल हो गया, ये रह गया, वो रह गया। तो आप जिस चीजों से गुजरते आज गुजर रहे हैं, ये लोग गुजर गए हैं, इसलिए एक स्टेप हायर है, इनकी एक एनर्जी लेवल हायर है। लेकिन आपकी अपनी ऊर्जा जो ओरिजिनल ऊर्जा है, ओरिजिनल लेवल है आपकी ऊर्जा की, के अनुसार अपने आप को आप डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप कोई राय लेना चाहें तो हम समय समय पर आपके लिए उपलब्ध होंगे। एकत्र फाउंडेशन का नंबर भी आपको दे जाएंगे, आप ले लीजिएगा और अपने कैरियर के बारे में भी आप उनसे जान सकते हैं कि क्या क्या मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ, क्या इसमें मैं कोई प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगा सकता हूँ, क्या मैं इस पर कोई काम कर सकता हूँ, क्या मैं इसके ऊपर कोई काम ऐसा कर सकती हूँ, स्टार्टअप कर सकती है। हम 4 भाई बहनी मिलकर जो काम शुरू करूँ तो कहीं आपको गाइड कर सकता हूँ मैं, तो हो जाए। ऐसे कह के आपने अपनी क्षमता के अनुसार काम करना है। आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने वाला ये जो प्रकृति का नियम है, ये अपने आप आपको क्षमता को स्वयं आगे बढ़ा देगा। कोई कार्य नहीं कर पाए तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुल की तरह रहिए, अपनी इलास्टिसिटी को मजबूत कीजिए। किसी के रिएक्शन को मैं प्रतिक्रिया तुरंत दूं ये कोई जरूरी नहीं है, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए, सही समय पे होनी चाहिए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो ये कोई जरूरी नहीं है। पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों को, राष्ट्रीय कर्तव्यों को पहचानना है और इस प्रकार से एक अच्छे इंसान होकर हमने ये धारण करना। इसको कभी मत भूलना। मैं जीतने के लिए छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स के मत, हर एक चीज से विवाद में न पड़ना जीत है। ध्यान करिए, विवाद में जीतना जीत नहीं है, विवाद में न पड़ना ही आपकी जीत है। तो इसलिए मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। तत्वबोध वो मार्ग है जिससे आपको स्वयं का आत्मबोध होता है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, हे अर्जुन, मैं तत्वबोध के द्वारा तेरी वो क्षमता जो आंतरिक गुण को, तेरे अंदरूनी को पहचानने की है, वो आत्मबोध तुझे प्राप्त होगा जब तुझे तत्वबोधी महात्मा मिलेगा। तो तत्व का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ते तोड़ते वहां पहुंचे जो आखिरी मोड़ पर हम पहुंच सके। जैसे पानी का तत्व H2O है, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर H2O बनता है, वही पानी का तत्व है। इसी प्रकार हमारा तत्व क्या है? हम भीतर से शांत हैं, सत्य हैं और नित्य हैं, क्योंकि आत्मरूप है ना हम, तो इसलिए क्या है? सत्य, चित और आनंद है। अपनी इस क्षमता को वास्तविकता में बोध करना ही आत्मबोध है। तो आप तत्वबोध से ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं बेटा। इसको प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। कभी मौका लगा तो मैं विस्तार से उस स्तर पर भी आपके बीच में हमारे साथी कोई भी आएंगे, आगे आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। अब अपने कैरियर को लेकर, कोई नया स्टार्टअप को लेकर कोई आइडिया आपके अंदर आता है तो बेहिचक आप हमें कॉल कर दीजिएगा। अपने शिक्षकों को हम आपका नंबर देकर जाएंगे, इनके पास रहेगा। आप प्रिंसिपल साहब भी आपके बहुत ही सम्मान से, प्रेम से, उन्होंने बजेठा जी ने याद किया, आप उनको भी मिल सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं। बेटा बात कीजिए, बताइएगा कि सर आप आए थे, हमने सुना, अब हम ये आरंभ करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, हमने ये आइडिया, ये कंसेप्ट तैयार किया है, बताइए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा सब हम मिल के आगे ग्रो करेंगे।
एक दूसरे से सीखेंगे। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और सीख रहा हूँ आपसे। बेटा मैं सीखने ही आया हूँ, मैं कुछ बताने नहीं आया हूँ, मैं एक्चुअली आपसे सीखने के लिए आया हूँ। और मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे इतना अच्छे ढंग से और प्रेम से सिखाया है कि मैं कितने शांति से किसी की बात सुन सकता हूँ, उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है आपका। तो अब मैं आपकी जो ये छुट्टी का टाइम हो गया, अब आगे ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए मैं पहले ही देख रहा हूँ कि समय आगे बढ़ चुका है। आपने फिर भी समय दिया तो आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, विद्यालय का, सभी का धन्यवाद है। और इस प्रार्थना के साथ सभी हाथ जोड़कर बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो और हम सब मिलकर आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु से है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका हृदय से धन्यवाद। उनको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये संभव ही नहीं है। आप बहुत विद्वान हैं, एक विज्ञान के विद्यार्थी और वैज्ञानिक होके इस संस्था से जुड़े और हमारे विद्यालय को आपने लाभान्वित किया। सारा विद्यालय परिवार आपका आभारी है कि आपने अपना अमूल्य समय विद्यालय परिवार को दिया और हमारे जो बच्चे हैं इनको इनके जीवन का लक्ष्य के बारे में बताया और ढेर सारी बातें आपने बताई। पुनः विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि सारा विद्यालय परिवार इससे लाभान्वित होगा और हम पुनः जब कभी समय मिलेगा या आपको बुलाएंगे या आपसे संपर्क करेंगे और विद्यार्थियों की अगर जो भी इच्छा है, जो भी इस टाइप की प्रश्न पूछने की वो होगी, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, अगर अभी पूछने में संकोच हो रहा है कोई नहीं, तो बाद में भी आप हमारे पास नंबर सरका है और हम इस नंबर के माध्यम से आपका संपर्क नंबर लेके आपसे संपर्क करेंगे। और पुनः विद्यालय परिवार आपने जो यहाँ पर बातें बताई उसके लिए धन्यवाद।